हेलो एंड वेलकम टू एजीसी लॉटरी, जहां हम आपको एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड वी आर डूइंग लेक्चर 6 ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। द टॉपिक इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि इस पार्ट में हम 2 क्विक लाइनर्स करेंगे और 2 शॉर्ट नोट्स करेंगे। पार्ट 2 में हम इसी टॉपिक पर लॉन्ग आंसर करेंगे और एक सिचुएशनल क्वेश्चन। तो बहुत ही थरली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हु इज अ माइनर, माइनर कौन होता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड डिफाइन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मोरी बीबी वाला केस इसमें हम कवर करेंगे, और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपके लॉ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, लॉ कॉलेजेस के एग्जाम्स हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो ये बताता है कि आपका बेस कैसा है, आपको कितना आता है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको आंसर कैसे करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं पूरी बुक्स, पर हमको ये नहीं पता होता है कि एग्जाम में जाके उनको कैसे लिखना है। अब क्वेश्चंस आपके वन लाइनर्स के तौर पर भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट के तौर पर भी आ सकते हैं, या लॉन्ग फॉर्म और सिचुएशनल क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। पर हम इनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, वो हम इन लेक्चर्स में देखेंगे। और इसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हु इज अ माइनर। सो माइनर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। माइनर कौन होता है? सो एज पर सेक्शन 11, माइनर इज अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से छोटा होता है, ये जनरल रूल है, ओके। पर जो हम एक चीज नहीं पढ़ते हैं और स्किप कर देते हैं, वो है बिलो 21 ईयर्स, पर्सन बिलो 21 ईयर्स, जहां पर कोर्ट ने उसके लिए या तो कोई गार्जियन अपॉइंट कर रखा है, या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है? प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए पहले ब्रिटिश टाइम में कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट करते थे माइनर की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो अगर बिलो 21 ईयर्स है कौन, जिसका गार्जियन है या कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंटेड है उनकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, वो भी माइनर होते हैं। दिस इज अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। अगर आप बैरक देखेंगे तो बैरक में आपको फुटनोट में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा सी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। सो एनी पर्सन who is below 18 years and below 21 years as per Indian Majority Act hence is not competent to contract under section 11. Okay? कौन माइनर हुए? ये 2 लोग माइनर हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रवि इज 20 years old, but since a guardian manages his property under the court of wards, he is still treated as a minor. वो अभी भी माइनर होगा, क्योंकि 20 years के हो चुके हैं, पर उनकी प्रॉपर्टी कौन देख रहा है? गार्जियन देख रहे हैं, इसीलिए he will be treated as a minor. Any loan agreement he signs is void ab initio. क्यों है void ab initio? क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। वैसे void ab initio को बोलते हैं void from the very beginning. Now second question is define person of unsound mind. As per section 12, a person of unsound mind is who? Okay, कौन होता है unsound? A person जो कि कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकता, who cannot understand the contract and who cannot judge its effect on their interest. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट समझ भी नहीं सकता और उसके इफेक्ट को जज भी नहीं कर सकता, वो रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता कि उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, और ये कब होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अग्रीमेंट। ओके, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अग्रीमेंट उसको ये 2 चीजें फुलफिल करनी होगी, तब जाके वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक राजेश है, he got drunk in a wedding, और ड्रंक होके उनको समझ में ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। So finally he signed and he sold his car for a price of 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन के बदले उन्होंने अपनी कार बेच दी भाई। तो ये क्या होता है? ये एक अनसाउंड माइंड कहलाएंगे, क्योंकि जब वो अग्रीमेंट कर रहे थे तो ना तो उनको ये समझ में आ रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट क्या कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा। So he lacked understanding, so the contract is void, इसलिए contract void कहलाएगा। तो पर्सन, जो भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो उस कंडीशन में अगर अनसाउंड होते हैं जब वो अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वो void हो जाता है। अगर आप ये लिख कर आएंगे वन लाइनर में तो इतना काफी है। आप इसके अंदर एक तो सेक्शन लिखिए और उसको एक्सप्लेन करिए। अब हम आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स पे। फर्स्ट शॉर्ट नोट है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। सो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स कहाँ दिए हैं? सेक्शन 11 में दिए हैं। आप सिंपल एक इंट्रोडक्शन लिखिए, कंसाइज स्वीट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 माइनर्स कौन होते हैं? तो आप सिंपल से लिख दिए, पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 years and 21 if he is under guardianship of somebody else or court of wards.
is a minor and therefore he is not competent to contract. Minor contract नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये रूल है, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या है, तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वॉइड एब इनिशियो। सो माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही, जिस टाइम से, जिस मोमेंट से माइनर साइन करता है, उस मोमेंट से ही वो वॉइड होता है। तो वॉइड एब इनिशियो मींस वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और इसका लैंडमार्क केस आप लिखिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब क्योंकि हम इसको शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं, इसलिए ये बहुत डिटेल में मत लिखिए, कंसाइज फैक्ट्स लिख लिए, वन लाइनर का फैक्ट लिखिए और हेड लिख दीजिए। अ माइनर मॉर्गेज हिज हाउस फॉर अ लोन। इन दिस केस एक माइनर ने अपना हाउस मॉर्गेज कर दिया था लोन के लिए, और इसमें हेल्ड क्या हुआ, सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सोल्युटली वॉइड, माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो वाज हेल्ड इन दिस केस। सेकंड पॉइंट इज नो रैटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, माइनर इस वॉइड अग्रीमेंट को जब वो मेजर हो जाता है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, वो कंफर्म नहीं कर सकता, वो चीजें ठीक नहीं कर सकता, वो वॉइड अग्रीमेंट को वैलिड अग्रीमेंट में नहीं बदल सकता जब माइनर मेजर हो जाए। तो इसका लैंडमार्क केस है इंद्रान रामास्वामी वर्सेस अंथप्पा। ओके, अब इसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, एक माइनर ने मनी बोरो किया और आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, जब वो मेजर हो गया, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, उसने रैटिफाई कर दिया कि हाँ भाई वो है, वो सेम अग्रीमेंट को जो माइनर ने बोरो किया था उसको यस कर दिया। अब लेंडर जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने बोला कि भाई अब ये तो मेजर हो गया है, तो अब ये मेरे पैसे वापस दे। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि चाहे वो मेजर हो गया हो, पर मेजॉरिटी का रैटिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रैटिफिकेशन आफ्टर मेजॉरिटी हैज नो इफेक्ट, क्योंकि जो माइनर्स अग्रीमेंट होता है वो तो शुरू से ही वॉइड होता है, इसीलिए चाहे वो मेजर भी हो गया हो तो भी वो उसको ठीक नहीं कर सकता। वो अग्रीमेंट वॉइड है और वॉइड रहेगा, चाहे वो माइनर मेजर ही क्यों ना हो गया हो। सो नो रैटिफिकेशन। So first was void ab initio, minors agreement is void ab initio. Second point is no ratification even after attaining the majority. And third is no estoppel. Third is no estoppel. मतलब क्या है कि अगर माइनर ने झूठ भी बोला अपने एज के बारे में, तब भी वो माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है, वो इसका बेनिफिट ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक 16 ईयर ओल्ड बच्ची ने शॉपकीपर को बोला कि अंकल मैं तो 21 ईयर्स की हूँ, और 21 ईयर्स की बोल के उसने लोन ले लिया अंकल से और अपने घर पे एक पिज्जा पार्टी कर ली। तो फिर अंकल ने बोला कि बेटा तुम 21 ईयर्स की हो, पिज्जा पार्टी भी होगी, लाओ मेरे पैसे। तो बच्ची बोली नहीं, मैं तो सिर्फ 16 की हूँ। तो लॉ क्या करेगा, लॉ इस केस में उस बच्ची को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए चाहे माइनर झूठ भी बोल ले, तब भी वो अपने डिफेंस में माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। इस केस के लिए है लेस्ली वर्सेस शेली। माइनर बोरोड मनी by misrepresenting age but not liable to repay. Okay, माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट की बट वो अब लाइबल नहीं है रीपे करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट आर अलाउड। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए, जैसे कि माइनर ने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, कोई टेक्स्ट बुक्स खरीदी, कोई भी उसके लिए ट्रेनिंग ली, स्कॉलरशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कुछ सप्लाईज नेसेसिटीज के लिए उसको खरीदनी है, उसके लिए माइनर कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर्स बेनिफिट आर वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर्स बेनिफिट आर वैलिड। Now fifth and the last point is liability for necessaries, कि अगर कोई भी माइनर का के लिए नेसेसिटीज के लिए खर्चे हो रहे हैं तो माइनर से नहीं लिए जाएंगे। वो माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा उनको पे करने के लिए, बल्कि वो माइनर की प्रॉपर्टी से लिए जाएंगे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर माइनर को दूध और मेडिसिन सप्लाई की जा रही है तो वो सप्लायर माइनर से पैसे नहीं मांगेगा, वो माइनर की प्रॉपर्टी से, माइनर की एस्टेट से पैसे लेगा। सो कंक्लूजन में अब क्या लिखेंगे, देखिए इसके हमने 3 पार्ट्स करे। पहले पार्ट में हमने शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन लिखा है, देन वी डिड कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, लीगल पोजीशन क्या है, 5 पॉइंट्स हमने उसमें लिखे, एंड लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देंगे विद अ कंसाइज शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूजन। कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स आर एब्सोल्युटली वॉइड और वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो लिख सकते हैं आप इसके अंदर, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। पर सेम टाइम पे लॉ क्या अलाउ करता है कि अगर माइनर की जरूरत है और माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ठीक है, वो राइट है, वो करेक्ट है। तो ये ऐसे करके आप एक शॉर्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो दिस इज एज पर सेक्शन 11। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 11 अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन होते हैं, 3 लोग होते हैं ये। पहला है इफ ही इज एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज ही इज मेजर, ही इज नॉट माइनर। ओके, he is not minor. Second is, first is he is not minor, he is major. Second is
वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। एंड ध्यान रखिए, एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब हम इन तीनों को अच्छे से इसमें लिखेंगे, कैसे लिखते हैं देखिए। सो पहली है माइनर्स। माइनर्स में आप बताइए, जो हमने ऊपर माइनर में लिखा था ना 1 और 2 लाइनर्स, सेम यू कैन राइट हियर दैट माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द मेजॉरिटी, who is below 18 years of age and 21 years if he has guardian or court of wards. So minor's contract is void ab initio. ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, इसलिए मैंने हाईलाइट करी है, ओके। एंड सेकंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होते हैं, ये भी हमने ऊपर देख लिया कि वो पर्सन जो साउंड माइंड के नहीं होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकते और उसके इफेक्ट को समझ सकते हैं कि अग्रीमेंट करने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, वो अनसाउंड माइंड कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अब एक आदमी है जो कि मेंटल असाइलम में है, वो अपनी अगर जमीन बेचता है गुड डे में, गुड डे मतलब जब वो ठीक है, कि वो अपनी जमीन बेचता है जब वो ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ओके। पर अगर वो मेंटल असाइलम में जो आदमी है वो बैड डे मतलब जब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है, ओके। जैसे कि वो बिलीव करता है कि सारी गायें पुलिस ऑफिसर्स हैं, when he believes all cows are police officers, so this is insane, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर वो कोई एग्रीमेंट करता है that will become invalid। तो समय की बात है, जब वो उसका अच्छे दिन चल रहे हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, जब वो बुरे दिन चल रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। चलिए, तो थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब ये कौन कौन होते हैं देखिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं जैसे एलियन एनिमीज हुए। एलियन एनिमीज क्या हुआ, जैसे इंडिया और सम कंट्री एक्स, इंडिया और एक कंट्री एक्स के बीच में वॉर छिड़ गई, ठीक है। अब ये कंट्री एक्स का कोई सिटीजन इंडिया में रह रहा है, अब इंडिया में तो रह रहा है, पर ये जो सिटीजन है ये जो सिटीजन है एक्स कंट्री का, ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। सो एलियन एनिमीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर, फाइन। सेकंड इज कॉन्विक्ट। अब कॉन्विक्ट अगर सेंटेंस सर्व कर रहा है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। थर्ड इज इंसॉल्वेंट। अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब दिवालिया हो जाता है, तो भी वो उस प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। एंड फोर्थ इज फॉरेन सोवरेन्स और डिप्लोमेट। मतलब क्योंकि ये जैसे हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, इनको इम्यूनिटी मिली रहती है कि इनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे। दे एंजॉय इम्यूनिटी एंड मे कॉन्ट्रैक्ट ओनली विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। वो एंजॉय तो करते हैं इम्यूनिटी पे, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हो सकते हैं। अब इसमें एक लैंडमार्क केस और लिख दीजिए तो शॉर्ट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इंदर सिंह वर्सेस परमेशवर्धरी सिंह 1957 का केस है। फैक्ट्स इसमें ऐसे हैं कि एक पर्सन है, वो जनरली अनसाउंड माइंड का होता है और उसने अनसाउंड माइंड में एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, एक कोई भी लेन देन, पैसे का लेन देन कर दिया। बाद में उसका ये जो लेन देन है वो चैलेंज हो जाता है उसकी मेंटल कंडीशंस के ग्राउंड पे, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है तो उसका ये जो ट्रांजैक्शन है वो चैलेंज हो जाता है। तो इसमें ये हेल्ड होता है कि देखिए, जो कॉम्पिटेंसी होती है इंसान की, अनसाउंड माइंड वाले इंसान की स्पेशली, वो उसी समय जब वो अग्रीमेंट में एंटर कर रहा है उसी एग्जैक्ट टाइम पे उसकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होनी चाहिए। सो कॉम्पिटेंसी मस्ट बी टेस्टेड एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एंटरिंग द अग्रीमेंट। अगर वो उस मोमेंट में साउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, फाइन। और लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दें एक स्वीट एंड शॉर्ट कंक्लूजन लिख के, दैट कॉम्पिटेंसी रिक्वायर मेजॉरिटी प्लस साउंड माइंड plus no disqualification by law. So see, it is just like a cricket match. Contract is just like a cricket match. जहाँ पर कोई भी इंसान एक अच्छे खिलाड़ी तो होना ही चाहिए, उसके अलावा he must be old enough, he must be sane enough, and he must not be disqualified to play. So इस टाइप के कोई creative conclusion भी आप लिख सकते हैं, provided आपके टीचर को समझ में आए। So thank you so much. This was my today's lecture on capacity to contract. I am Dr. Arushi Gaur Chauhan, and you can contact me on this email ID anytime. And if you have any query, you can write it in the comment box. जाने से पहले इस lecture की summary description से लेकर जरूर जाना. Thank you and see you in our next lecture, capacity to contract part 2 for long answers and situational question. Bye.